हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है वीएस मैथ्स एकेडमी, मैथ्स इन अ वेरी सिंपल वे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, दैट इज़ एनएलपीपी। तो हमारी एक वीडियो है इंजीनियरिंग, हाउ टू गेट थ्रू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 एग्जामिनेशन। तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 की एग्ज़ामिनेशन में स्कोर करना चाहते हैं या उसे क्लियर करना चाहते हैं तो आपने कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, आपकी पढ़ाई के टाइम प्रायोरिटी लेवल क्या होनी चाहिए, कम समय में आप कैसे ये टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे रहता है और किस स्ट्रैटेजी से हमें प्लानिंग करनी है जिससे कम समय में हम प्रिपेयर कर पाए और एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाए। तो ये सब बातें हमने वो वीडियो में डिस्कस की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं सुनी है तो आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को सुन सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग एनएलपीपी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ तक हम सेमेस्टर 4 इंजीनियरिंग की बात करेंगे। तो ये टॉपिक कम समय में प्रिपेयर हो सकता है और इसका वेटेज बहुत अच्छा है, जैसे कि अराउंड 16 मार्क्स का ये टॉपिक पूछा जाता है, जबकि हमें पता है कि 32 मार्क्स हमारा पासिंग मार्क्स होता है। तो ये टॉपिक 16 मार्क्स का पूछा जाता है और इसे प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगता है। आज हम आपके लिए ये आधा घंटे की वीडियो लेके आए हैं। ये अगर आप सुनेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने ये टॉपिक पहले नहीं भी पढ़ा है या फिर पढ़ा है और आप इसे कम समय में रिवाइज करना चाहते हैं या ध्यान में रखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो सुन के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इसे एग्ज़ाम में जाके इजीली लिख पाएंगे। इसके ये टॉपिक के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सम्स है, आप बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे और आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में देयर आर 2 मेथड्स जो कि हमें पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक मेथड है लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड और दूसरा मेथड है कंटक्कर मेथड। तो लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड जो है वो स्पेसिफिकली इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमें पता है। ओके, और ये कंटक्कर मेथड जो है वो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट के लिए यूज़ होता है। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। जस्ट 10 मिनट का ये वीडियो देखते ही आपको लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड बहुत ही इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको वो वीडियो में बताया था पहले वाले कि आप एग्ज़ाम के लिए कौन से टॉपिक प्रिपेयर करोगे और कैसे आपको कम समय में प्रिपरेशन करनी है, तो ये हमारा टॉपिक आज का आपको बहुत हेल्प करेगा। कम समय में आप प्रिपेयर कर पाएंगे। ये टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। ओके, तो आइए देखते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। तो लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड के अंडर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 टाइप के सम है, वन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट एंड 2 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, और इसमें से एक के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन फ्रेम होता है। 7 से 8 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम होता है और इसके लिए हमें ये मेथड पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम ये मेथड मैं आपको बहुत ही क्विकली पढ़ाने वाली हूँ, कंपैरेटिव वे में पढ़ाने वाली हूँ, जैसे कि आपको एक ही बार में समझ में आए कि 1 कंस्ट्रेंट और 2 कंस्ट्रेंट कोई भी प्रॉब्लम आया तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है। ओके, दोनों टेक्निक मोस्टली हैंड इन हैंड जाते हैं। तो आज हम उनको साइमल्टेनियस पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें एग्ज़ाम लिखते समय कैसे लिखना है अगर 1 कंस्ट्रेंट आया, और कैसे लिखना है, क्या डिफरेंस करना है अगर 2 कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम पूछा है। जैसे मैंने बोला
कि हम दोनों टाइप के प्रॉब्लम साइमल्टेनियस स्टडी करेंगे, वन इक्वालिटी एंड टू इक्वालिटी, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी से लिखने होगा कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो, क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों में से एक ही टाइप पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोनों का एग्ज़ाम्पल लिख के लिया है। आइए फटाफट समझते हैं कि इसमें करना क्या होता है। तो ये जो NLPP है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये Z जो फंक्शन लिखा है वो आपको ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ मतलब मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़। एंड ये जो सब्जेक्ट टू लिखा है, दे आर कंस्ट्रेंट्स। ओके, so these are the constraints here, these two are the constraints। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि दोनों में, एक में एक कंस्ट्रेंट दिया है, दूसरे में दो कंस्ट्रेंट्स दिए हैं। तो इसका जो स्टेप्स है ये मेथड सॉल्व करने का, लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, ये बहुत ही सिमिलर वे में जाता है दोनों केस में, बस उसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वही आज हमें समझ के लेना है। तो इसके स्टेप्स जो है यहाँ पे मैं नोट करती हूँ। स्टेप्स जो है 4 स्टेप्स रहेंगी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो सबसे पहला हमारा स्टेप जो होगा वो होगा फॉर्मिंग लैग्रांजेस इक्वेशन। ओके, सो लैग्रांजेस फंक्शन, लैग्रांजेस फंक्शन हम पहले लिखेंगे। देन सेकंड स्टेप रहेगा फॉर्मिंग लैग्रांजेस इक्वेशंस एंड सॉल्विंग देम। सो दूसरा रहेगा लैग्रांजेस इक्वेशंस एंड सॉल्व। तीसरा हमारा स्टेप रहेगा हेशियन मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हेशियन मैट्रिक्स। ये सब क्या है ये मैं आपको जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ हेशियन मैट्रिक्स, बहुत ही सिंपल स्टेप्स रहते हैं ये। और फोर्थ रहेगा कंक्लूजन। ओके, तो ऐसे हमारे 4 स्टेप्स रहेंगी। ये दोनों मेथड सॉल्व करने की यही चारों स्टेप्स है। एक होता है लैग्रांजेस फंक्शंस फॉर्म करना, दूसरा लैग्रांजेस इक्वेशंस फॉर्म करना और उनको सॉल्व करना, तीसरा होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हेशियन मैट्रिक्स, और चौथा होता है कंक्लूजन। ओके, और इसके साथ ही हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे दोनों टाइप में लैग्रांज फंक्शन पहले कैसे फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों प्रॉब्लम साइमल्टेनियस दिख रही है। ये लीनियर और नॉन लीनियर की प्रॉब्लम्स है, बिकॉज यहाँ पे जो फंक्शन ऑप्टिमाइज करने दिया है उसमें स्क्वायर टर्म्स इन्वॉल्व है। ओके, तो आइए आगे बढ़ेंगे। तो दोनों केस में लैग्रांज फंक्शन कैसे फॉर्म होता है वो हम देखेंगे, जो कि हमारा पहला स्टेप है, फॉर्मिंग लैग्रांज फंक्शन। ठीक है, तो लैग्रांज फंक्शन जो कि L से डिनोट होता है, L वी राइट इट एज Z माइनस लैम्डा टाइम्स H। ओके, अभी यहाँ पे व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द लैग्रांज कांस्टेंट। ओके, इट इज अ लैग्रांज कांस्टेंट। And what is H? H is your constraint. Okay, so H is in this case is this x1 plus x2, because आपका जो constraint दिया हुआ है हमें पता है कि वो x1 plus x2 plus x3 equal to 11 है। तो आपका H जो है वो रहेगा x1 plus x2 plus x3 minus 11 equal to 0। तो ये हमारा constraint है, और एक लैम्डा जो है वो लैग्रांजेस कांस्टेंट है। सो ऐसे हमारा L फॉर्म होता है। L इज Z माइनस लैम्डा टाइम्स H। ये हमारा वन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के केस में फॉर्म होता है। वही अगर हमें 2 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में फॉर्म करना है तो यू कैन क्लियरली सी कि 2 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में हमारा दो कंस्ट्रेंट्स है। सो आई विल कॉल देम एज H1 एंड H2। ओके, दीज आर माई 2 कंस्ट्रेंट्स। सो यहाँ पे जो L फॉर्म होगा वो रहेगा Z माइनस लैम्डा 1 H1 माइनस लैम्डा 2 H2। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट्स है
तो इस तरह से हमारा लैग्रांज फंक्शन फॉर्म होगा। यहाँ पे λ1 एंड λ2 हमारे लैग्रांजेस कॉन्स्टेंट्स हैं और h1 h2 जो है वो हमारे कंस्टेंट्स हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है जो कि है फॉर्मेशन ऑफ लैग्रांज फंक्शन। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो होता है फॉर्मिंग लैग्रांजेस इक्वेशंस एंड सॉल्विंग देम। सो इसी तरह से हमारा लैग्रांज इक्वेशन जो है वो फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए बनता है 2x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 2x3 स्क्वायर माइनस 24x1 माइनस 8x2 माइनस 12x3 प्लस 260 दैट इज z माइनस लैम्डा टाइम्स h इज x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 11 एंड सेम वे हमारा 2 कंस्ट्रेंट के लिए लैम्डा l बनेगा z minus then λ1 times h1 I have copied here. You can see it is x1 plus x2 plus 2x3 minus 13 and minus λ2 times 2x1 plus x2 plus x3 minus 10. ओके, सो इस तरह से हमें लैग्रांज फंक्शन लिख के लेना है। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड स्टेप। तो हमारा सेकंड स्टेप जो है वो रहता है फॉर्मिंग लैग्रांजेस इक्वेशंस एंड सॉल्विंग देम। तो यहाँ पे आइए हम दोनों केस के लिए लैग्रांजेस इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो लैग्रांजेस इक्वेशंस जो है वो स्टैंडर्ड है हमारी। लैग्रांजेस इक्वेशंस क्या होती है, तो ये जो हमने लैग्रांज फंक्शंस बनाया है L, so we have to take the partial derivative of L with x1, we have to find partial derivative of L with x2, we have to find partial derivative of L with x3. okay, this is for 3 variables. आपको इसमें 1 कंस्ट्रेंट में 2 वेरिएबल का प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है, तो इन दैट केस यू विल ओनली फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2. सो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तो तीनों वेरिएबल के साथ आपको पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तीनों को इक्वेट टू 0 करना है। तो यही हमारी इक्वेशन रहती है। सेम आपकी इसमें रहेगी डो एल बाई डो x1 0, डो एल बाई डो x2 0 एंड डो एल बाई डो x3 0। ओके, इसके साथ और एक इक्वेशन 1 कंस्ट्रेंट में जुड़ जाएगा, वो रहेगा, मैं अलग कलर से लिखती हूँ तो वो हाईलाइट होगा। ओके, सो डो एल बाई डो डो लैम्डा इक्वल टू 0। वैसे ही यहाँ पे 2 इक्वेशन जुड़ जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे दो लैग्रांज मल्टीप्लायर्स अवेलेबल है, डो एल बाई डो λ1 एंड डो एल बाई डो λ2। ओके, सो ये हमारी लैग्रांजेस इक्वेशंस बन गई है। अभी हम ये इक्वेशंस से हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए फटाफट करते हैं, 2 जो प्रॉब्लम हमारी है। तो देखिए, पहले केस में अगर हमने डेरिवेटिव लिया, हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, बहुत ही इजी। यहाँ पे L हमें विजिबल है ऊपर, तो अभी मैं x के साथ उसके डेरिवेटिव लूँगी, तो पार्शियल डेरिवेटिव तो मेरा आएगा 4x1 माइनस 24 देन बाकी सब तो 0 माइनस लैम्डा टाइम्स 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरा सबसे पहला इक्वेशन बनता है। ओके, ऐसे ही हमें बाकी की इक्वेशंस बना के लेनी है। जैसे कि अगर x2 से डेरिवेटिव लेते हैं तो आएगा 4x2 माइनस 8 माइनस लैम्डा टाइम्स 1 इक्वल टू 0। देखिए, हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, बहुत ही सिंपल। तो ऐसे ही आपको लेना है और आंसर लिखना है। तो यहाँ पे मैं तीसरा डेरिवेटिव भी ले रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x3। तो ये हमारी 3 इक्वेशन हो गई, और चौथी इक्वेशन हमें आएगी लैम्डा के साथ डेरिवेटिव लेने के बाद। तो इफ़ आई टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा यहाँ पे, तो मेरा आएगा x1 प्लस x2 ओके, माइनस भी आएगा साथ में, एंड माइनस 11 इज 0।
दैट इज वी आर गेटिंग x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। ऐसे ही आपको अगर प्रॉब्लम हमारा 2 कंस्ट्रेंट का है तो इंस्टेड ऑफ 4 हमें 5 इक्वेशन मिलेंगी। तो आइए पाँचों इक्वेशन लिख। देखिए यहाँ पे मैंने हमारा ये प्रॉब्लम के लिए L इज़ दिस, तो मैंने विथ x1 डेरिवेटिव लिख के लिया है जो हमें पहला इक्वेशन देगा, विथ x2 विल गिव सेकंड इक्वेशन, विथ x3 विल गिव थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने लिख के लिया है। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन के लिए हमें L1 एंड λ1 एंड λ2 से डेरिवेटिव लेना है। तो जैसे कि हमने देखा वी टेक डेरिवेटिव विद λ1, देन हमें मिलने वाला है माइनस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस 2x3 माइनस 13 एंड वी आर गोइंग टू इक्वेट इट टू 0। सो हमें एक्चुअली मिल रहा है x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 13, और वैसे ही हमें ये केस में मिलेगा 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 10। तो ये हमारा सेकंड स्टेप का फॉर्मिंग इक्वेशंस कंप्लीट हो गया। अभी हमें ये इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व करनी है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3, दैट इज़ द पॉइंट। तो आगे हमें ये इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व करनी है। देखिए साइमल्टेनियस सॉल्विंग आप अपनी चॉइस से कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक वे दिखाया है जैसे कि जिससे साइमल्टेनियस सॉल्विंग हो सकता है। तो इक्वेशन 1 2 3 हैज़ गिवन वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। तो आप इक्वेशन 4 में उसे सब्स्टिट्यूट करके आपको मिल रहा है कि लैम्बडा इज़ 0 एंड दैट्स वाई you are getting the value of all these points. You are getting x1 as 6, you are getting x2 as 8 by 4 that is 2, and you are getting x3 as 12 by 4 that is 3. So we got x1 x2 x3. This is the point of optimization point, or we say stationary point. That is what we have got in first case, that is one constraint condition. ऐसे ही आपको अगर 2 constraint का प्रॉब्लम है तो आपको 4 की जगह 5 इक्वेशंस है हमारे पास। तो ये 5 इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है और हमें x1 x2 x3 पॉइंट निकल गया। तो यहाँ पे वैसे ही यूज़ करके हम इक्वेशन 1 2 3 आर गिविंग अस वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 in terms of λ1 and λ2, and then using equation 4 and 5 you are getting that λ1 is 4 and λ2 is 2. ओके तो ये सॉल्व होने के बाद हमें यहाँ से क्लियरली x1 का वैल्यू मिल रहा है। सो वी आर गेटिंग x1 एज सी λ1 is 4 and λ2 is 2. So 4 4 8 by 4 that is 2 we are getting. Then x2 we are getting it as 6 by 6. यहाँ पे 6 होना चाहिए था और ये 2 है। ओके so 6 by 6 I am getting this as 1 and we are getting x3 as x3 हमारा आ रहा है 10 by 2 that is 5. ओके तो ऐसे हमारे वैल्यूज़ हो गए x1 x2 एंड x3 के। ओके नाउ 2 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फॉर्म द हेशियन मैट्रिक्स। सो आइए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे मैंने अगेन हमारा लैग्रांजेस फंक्शन जो है वो टॉप पे लिख के लिया है, 1 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम का और 2 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम का। तो 2 स्टेप हो गए। अभी तीसरा स्टेप जैसे मैंने बोला कंस्ट्रक्शन ऑफ हेशियन मैट्रिक्स। तो हम हेशियन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। हेशियन मैट्रिक्स क्या होता है, हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे। तो ये एक मैट्रिक्स ही रहता है। ओके जिसके एंट्रीज़ कैसे लिखे जाते हैं, तो बहुत स्पेशल वे में हम इसके एंट्रीज़ लिखेंगे। आइए देखते हैं इसके एंट्रीज़ कैसे लिखने हैं। तो यही इसका इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। तो यहाँ हम इसको जनरली बॉर्डर्ड हेशियन मैट्रिक्स ऐसे बोला जाता है। तो इसे हमें एक बॉर्डर भी लगाना है। जैसे हमें पता है किसी पेपर में, किसी साड़ी में ओके बॉर्डर होता है, वैसे यहाँ पे भी बॉर्डर लगाना है। तो ये बॉर्डर मैं बाद में बताऊँगी। तो पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ये कॉलम में। तो यहाँ पे हमें आएगा डबल डेरिवेटिव x1 स्क्वायर। ओके
तो ये जैसे कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा एक ये x1 का कॉलम है, ये x2 का कॉलम है और x3 का कॉलम है। जैसे 3x3 तीन वेरिएबल अगर दिए हैं हमें, 2x2 दिया है तो दैट इज़ 2 वेरिएबल के साथ इक्वालिटी कंस्ट्रेंट अगर दिया है तो 2 ही कॉलम आएंगे। तो 3 मैंने लिख लिया। अभी इसके साथ डो स्क्वायर एल बाय डो एक्स स्क्वायर, देन दूसरा आएगा डो स्क्वायर एल बाय डो x1 डो x2 एंड डो स्क्वायर एल बाय डो x1 डो x3। ओके, सो एल का जो है हमें डबल डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x1 ट्वाइस, देन विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 देन x1 x3। सेम वे हमारा जो ये स्टैंडिंग कॉलम आएगा ये भी ऐसे ही आएगा, x1 x2 डो स्क्वायर एल बाय x1 x3। यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट गेस है आपका, x2 स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे थोड़ा मैं बढ़ा लेती हूँ, मेरा मैट्रिक्स छोटा पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डो स्क्वायर एल बाय डो x3 स्क्वायर। ओके, डबल डेरिवेटिव विथ x3। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, डो स्क्वायर एल बाय डो x2 x3 एंड यहाँ पे भी सेम आएगा। तो यहाँ ये पार्ट में हमें एक यू कैन सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम भरने वाले हैं जो कि डबल डेरिवेटिव का रहेगा, एल की डबल डेरिवेटिव्स का। ओके, तो ये सिंपली ये पार्ट भर गया ये मैट्रिक्स का। अभी मैं आपको बताती हूँ स्पेशल जो बॉर्डर लगाना है। अभी बॉर्डर में हमें क्या लिखना है, तो बॉर्डर में हमें लिखना है हमारा जो एच था कंस्ट्रेंट। ओके, हमें कंस्ट्रेंट का बॉर्डर लगाना है इसमें। तो यहाँ पे आएगा डो एच बाय डो x1। कंस्ट्रेंट का हम ओनली सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, यही हमें याद रखना है। ओके, डो एच बाय डो x3। सेम वे यहाँ पे ये x1 का रो है तो डो एच बाय डो x1 डो एच बाय डो x2 एंड डो एच बाय डो x3। ऐसे हमें बॉर्डर लगा के लेना है। दिस इज द बॉर्डर हेशियन मैट्रिक्स इन केस ऑफ वन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। यहाँ पे 0 आएगा, जो एंट्री रह गया वो 0 आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा बॉर्डर हेशियन मैट्रिक्स इन केस ऑफ वन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। अभी सेम वे हम बॉर्डर हेशियन मैट्रिक्स बनाएंगे फॉर 2 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। आप देखिए कि कितना इजी वे से हमारा बनेगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ बॉर्डर हेशियन मैट्रिक्स फॉर 2 कंस्ट्रेंट। तो सेम ऐसे ही हमें ड्रॉ करके लेना है। फिर यहाँ पे भी बॉर्डर के लिए जगह रखना है। ये हमारा बॉर्डर के लिए जगह हो गया और ये प्लेस में हमारा सेमी मैट्रिक्स को देखिए, यहाँ पे भी हमें सेमी मैट्रिक्स को कॉपी करना है। मैं कॉपी कर, तो देखिए यहाँ पे मैंने सेम ही मैट्रिक्स कॉपी करके लिया है। ये पार्ट में एल का हमें डबल डेरिवेटिव लेना है। हमारे पास 3 वेरिएबल है तो तीनों वेरिएबल के साथ डबल डेरिवेटिव का एक हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। और अभी हमें लगाना है इसको बॉर्डर। तो यहाँ पे बॉर्डर कैसे लगेगा, तो ये जैसे हमारा x1 x2 x3 है, तो यहाँ पे बॉर्डर कैसे लगेगा, तो यहाँ पे बिकॉज 2 कंस्ट्रेंट्स है हमारा डबल बॉर्डर लगेगा। तो डबल बॉर्डर ऐसा है कि हमारा एक कंस्ट्रेंट है h1, तो h1 का डेरिवेटिव विथ x3, h1 का विथ x2 एंड विथ x3। सेम वे हमारा ओके यहाँ पे भी लिखना है with x1, h1 with x2 and h1 with x3। बहुत ही सिंपल है। और ऐसे ही सेकंड बॉर्डर जो लगेगा डो h2 बाय डो x1, क्योंकि हमारे पास 2 कंस्ट्रेंट है तो यहाँ पे डबल बॉर्डर लगेगा। यही मेन डिफरेंस है। अगर आप 1 कंस्ट्रेंट कर रहे हो और 2 कंस्ट्रेंट कर रहे, बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे अगर आप साइमल्टेनियस पढ़ रहे हैं जैसे मैंने बताया है तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही इजी लगेगा लिखने के लिए। ओके, तो ये हमारा बॉर्डर लगा के हो गया। डबल बॉर्डर आएगा क्योंकि 2 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स है। ओके, और यहाँ पे जो रिमेनिंग रह गया वो हमें 0 डाल के भरना है। तो ऐसे हमारा हेशियन मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है।
तो हेशियन मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते ही हमें उसकी एंट्रीज फिल करके लेनी है। तो एल का डबल डेरिवेटिव लेते हुए हमें ये कंप्लीट करना है। तो हमने एल के सिंगल डेरिवेटिव्स ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो उसी से हेल्प लेते हुए आप डबल डेरिवेटिव ले सकते हैं। ओके, पीछे रेफर करके। तो यहाँ पे मैं बहुत ही इजीली डबल डेरिवेटिव ले रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव के आंसर यही आएंगे। आप क्रॉस चेक कर लीजिए और भर लेना है। अभी हमें यहाँ पे मुझे बॉर्डर भरना है। बॉर्डर में मुझे डेरिवेटिव ऑफ एच विथ x1 लेना है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा h है। ओके, कहाँ पे ये मेरा h होता है। तो यहाँ विथ x1 विल बी 1, विथ x2 1 एंड x3 विल आल्सो बी 1। तो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा और ये 0 एंट्री है। ऐसे मेरा बॉर्डर हेशियन मैट्रिक्स फॉर 1 कंस्ट्रेंट रेडी हो जाता है। ऐसे ही मैं 2 कंस्ट्रेंट का भी रेडी कर। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स डायगोनली भर जाएगा ऐसे। और अभी मुझे बॉर्डर डालना है। बॉर्डर के लिए पहले रो में मुझे h विथ x1 x2 x3, h1 विथ x1 x2 x3 तीनों करना है। तो h1 मेरा कहाँ पे है, ये मेरा h1 है। तो उसका डेरिवेटिव ले लेती हूँ। तो आएगा 1 1 एंड विथ x3 इट विल बी 2 एंड यहाँ पे मेरा h2 है, तो उसका डेरिवेटिव आ रहा है विथ x1 2, विथ x2 1 एंड विथ x3 1। सो ऐसे ही हम फिल करके लेंगे स्टैंडिंग में भी। और ये हमारा बॉर्डर हेशियन मैट्रिक्स फॉर 2 कंस्ट्रेंट रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि बहुत ही प्रोसीजर जो है, मेथड जो है, बहुत ही हैंड इन हैंड है, साइमल्टेनियसली जा रहा है। सिमिलर प्रोसेस हमें फॉलो कर। तो आइए देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है कि हेशियन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होने के बाद हमें क्या करना है। तो इसके बाद हमें प्रिंसिपल माइनर फाइंड करने होते हैं। अभी प्रिंसिपल माइनर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे ये 4x4 हेशियन मैट्रिक्स बना है हमारा और ये 5x5 हेशियन मैट्रिक्स बना है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल माइनर है वो डेल्टा 4 से ही स्टार्ट हो सकता है। सो प्रिंसिपल माइनर जो है वो डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है। और इसमें करना क्या होता है, तो हमें डिटर्मिनेंट लेना होता है। सॉरी, आई डिडंट राइट डिटर्मिनेंट लेना होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो यहाँ पे जैसे कि 4 रोज ही है, तो हमें ये चारों रोज एंड कॉलम्स को लिख के लेना है और इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये डिटर्मिनेंट जो भी आंसर रहेगा ये हमारा डेल्टा 4 रहेगा। ऐसे ही हमें डेल्टा 3 भी फाइंड करना होता है। ओके, 1 कंस्ट्रेंट में हमें डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4, अगर वो 2 वेरिएबल का है तो सिर्फ डेल्टा 3 आएगा, बट यहाँ पे 3 वेरिएबल का है तो डेल्टा 4 भी आ रहा है। तो व्हाट इज़ डेल्टा 3, अभी ध्यान से देखिए। डेल्टा 3 मतलब ओनली फर्स्ट 3 रोज एंड कॉलम्स हमें लेना होता है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कॉपी करके लेती हूँ ओनली फर्स्ट 3 रो एंड कॉलम्स। सो यहाँ आएगा 0 1 1 1 4 0 1 0 4, ये मेरा डेल्टा 3 रहेगा। ये डिटर्मिनेंट डेल्टा 3 रहेगा। तो हमें ये दोनों डिटर्मिनेंट के आंसर फाइंड करने हैं। सेम वे हमें 2 कंस्ट्रेंट में सबसे पहले हमें डेल्टा 5 फाइंड करना है और डेल्टा 5 रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 5x5 मैट्रिक्स। तो पूरा ही मैट्रिक्स हमें कॉपी करके लेना है। ओके, और इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो आप जो भी टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं आंसर्स आपको सीधे देने वाली। ओके, तो 2 कंस्ट्रेंट में सिर्फ डेल्टा 5 फाइंड होगा। ओके, क्योंकि आपको 3 वेरिएबल 2 कंस्ट्रेंट सम्स ही आते हैं और 1 कंस्ट्रेंट में आपको या तो डेल्टा 3 फाइंड करना है या डेल्टा 4 डेल्टा 3 दोनों फाइंड करना है। तो और जैसे ही हम ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे फिर हमारा आएगा लास्ट स्टेप जो कि है कंक्लूजन। तो यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट के वैल्यूज़ फाइंड कर लिए हैं। मेरा डेल्टा 4 आ रहा है -48, डेल्टा 3 आ रहा है -8
और डेल्टा फाई जो है वो मेरा -12R। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे फॉर कंक्लूजन के लिए। तो पहले हम वन कंस्ट्रेंट का कंक्लूजन कैसे आता है वो देखेंगे और फिर टू कंस्ट्रेंट। तो कंक्लूजन फॉर वन इक्वालिटी के लिए कंक्लूजन बहुत ही इजी है, जो कि अगर हमारा बोथ वैल्यू डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4 बोथ निगेटिव आता है, ओके, या सिर्फ हमारे पास डेल्टा 3 है एंड डेल्टा 3 निगेटिव आता है, तो हमारा ये मिनिमा है। ओके, मिनिमा, पॉइंट इज ऑफ मिनिमा। तो हमें मिनिमम पॉइंट मिनिमा का मिल रहा है। और अगर हमारा डेल्टा 3, ओके, अगर हमारा आया डेल्टा 3 पॉजिटिव एंड डेल्टा 4 निगेटिव, जैसे कि अल्टरनेट, मतलब इसका मतलब है अल्टरनेट। अगर हमारे अल्टरनेट आंसर्स आ रहे हैं निगेटिव पॉजिटिव, तो वो होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, सो इस तरह से कंक्लूजन हम करते हैं। तो हमारे हमारे केस में डेल्टा 4 -48 है, डेल्टा 3 -8 है, मतलब कि दोनों हमारे निगेटिव है। तो इन आर केस सॉल्यूशन में हम लिखेंगे दैट पॉइंट, ओके, पॉइंट हमारा जो भी आया था x1 x2 x3, ओके, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एज डेल्टा 3, डेल्टा 4 भी -48 है, निगेटिव है, एंड डेल्टा 3 जो है वो -8 है। ओके, तो हमारा पॉइंट जो आया था, पॉइंट वॉज आई थिंक 6, ओके, सो 6, 2, 3 is a point of minima, and hence you can find the minimum value. Minimum value is, so for minimum value what you have to do, you will have to evaluate z at 6, 2, 3 point. तो यहाँ पे अगर आप इवेल्युएट करें, तो इस केस में अगर आप इवेल्युएट करते हैं तो हमारा आंसर 162 आ रहा है। सो z मैक्स वी कैन राइट, दिस इज z मैक्स, सॉरी z मिन, मिनिमम वैल्यू हमारा z का आ रहा है 162। ये हमें कैसे मिला है 162? तो आपको z इवेल्युएट करना है बाय पुटिंग x1 as 6, x2 as 2 and x3 as 3। तो हमारा z दिया हुआ है, उसमें ये वैल्यूज़ अगर आप रिप्लेस करेंगे तो 162 आ रहा है, जो कि हमारा z का मिनिमम वैल्यू है। एंड मिनिमम वैल्यू इज अटेंडेड एट पॉइंट, दिस पॉइंट यू कैन डिनोट एज x0 समटाइम्स 6 2 3। ओके, तो इतना इजीली हमारा ऑब्जर्वेशन। सेम वे अभी हम करेंगे हमारा टू कंस्ट्रेंट के लिए। तो आइए टू कंस्ट्रेंट के लिए सो इसमें एक्चुअली कंक्लूजन बहुत सारे फैक्टर से डिसाइड होता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो आने वाला है वो हमेशा 3 वेरिएबल्स एंड 2 कंस्ट्रेंट रहेगा। सो फॉर दिस केस, सो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, 3 वेरिएबल्स 2 कंस्ट्रेंट्स। सो इसके लिए कंक्लूजन बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ डेल्टा 5 फाइंड करना है और डेल्टा 5 के ऊपर आपका रिजल्ट। तो डेल्टा 5 अगर आपका पॉजिटिव है, डेल्टा 5 पॉजिटिव है, तो वो आपका मिनिमा रहेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा रहता है। एंड अगर आपका डेल्टा 5 निगेटिव है, डेल्टा 5 अगर आपका निगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहेगा। ओके, तो इन केस ऑफ 3 वेरिएबल्स 2 कंस्ट्रेंट, जो कि एग्ज़ाम में पूछते हैं इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम में मोस्टली, इसलिए मैंने सिर्फ यही वाला आपको बताया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं
बताया है, बिकॉज़ मैं आपको एग्ज़ाम के लास्ट मिनट के लिए पढ़ा रही हूँ, तो आपको इतना ध्यान में रखना काफ़ी है और आप इससे लिख सकते हैं। तो डेल्टा फाई ओनली फाइंड करना है, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है, निगेटिव आता है तो मैक्सिमा है। तो हमारे केस में हमारा जो डेल्टा फाई का वैल्यू आया है, तो हम सॉल्यूशन लेंगे। डेल्टा फाई का वैल्यू जो है हमारा -12 आया था, डेल्टा फाई -12। सो पॉइंट इज ऑफ मैक्सिमा। ओके, तो हमारा पॉइंट क्या आया था, हमारा पॉइंट था पॉइंट वॉज x1 x2 x3 लिखना होता है, बट x1 x2 x3 हमारे आए थे इस केस में 215। ओके, सो 215 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा and the maximum value is, so z maximum is evaluated at this point 215. so इस केस में अगर आप इवेल्युएट करते हैं तो आपका वैल्यू 36, तो z max इज 36 और इसके साथ ही हमारा आंसर हो जाता है। तो देखिए कितना इजी वे से हमने देखा कि दोनों साइमल्टेनियसली स्टडी करके आप इसमें से कोई भी एग्ज़ाम में आता है तो आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन अगर आपको लिखने नहीं भी आता है, वैसे बहुत इजी है कंक्लूजन, फिर भी आपके लास्ट के एक आध मार्क्स कट हो जाएंगे, और ये प्रॉब्लम्स भी 7 से 8 मार्क के लिए आता है, तो बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, तो आपने ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ऐसे ही हमारे साथ मैथ्स बहुत सिंपल वे से पढ़ने के लिए, मैथ्स इन वेरी सिंपल वे, वीएस मैथ्स के साथ बने रहिए। ओके, वीएस मैथ्स एकेडमी की वीडियोज जो हमारी है वो देखते रहिए, आपको बहुत टॉपिक्स का सॉल्यूशन सिंपल वे में मिल जाएगा। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हमारे जो टॉपिक्स हैं, जो लेक्चर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप बहुत कम समय में, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि हमारा आधा घंटे में एक टॉपिक प्रिपेयर हो गया, जो कि अगर आपने पहले बिल्कुल पढ़ा भी नहीं है, कुछ अगर आपने निकाल के देखा भी नहीं है, तो भी आप एग्ज़ाम में इसे कर पाएंगे। ओके, ऐसे ही हमने कंटक्कर मेथड जो इसके साथ दूसरा मेथड ये टॉपिक में आता है, इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो है, वो भी आप ज़रूर देखिए। ऐसे ही 15-20 मिनट में आपका कंटक्कर मेथड भी प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू। और अगर आपको हमारा ये वीएस मैथ्स, लर्न मैथ्स इन वेरी सिंपल वे पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।